1988 से अब तक पाकिस्तान जो है वो 14 मरतबा IMF प्रोग्राम हासिल कर चुका है। हर IMF प्रोग्राम के दौरान हुकूमत जो है वक्ती और सतही इस्तेहकाम का जश्न मनाती है, लेकिन महंगाई, गुर्बत और बेरोज़गारी की शक्ल में इस प्रोग्राम की असल कीमत जो है वो आम पाकिस्तानी अदा करता है। मौजूदा IMF प्रोग्राम पाकिस्तानी तारीख का सख्त तरीन मुआहिदा है जिसने पाकिस्तान और पाकिस्तानियों की मईशत को तबाह कर दिया है। हुकूमत बेशक इस्तेहकाम का ढंडोरा पीटती रहे, लेकिन हकीकत यह है कि मईशत के तमाम शोबे जो हैं वो बहरान का शिकार हैं। सरकारी बयानिए और ज़मीनी हक़ाइक़ में जो है ज़मीन और आसमान का फ़र्क है। ज़राअत और सनत दोनों शोबे जो हैं सुकड़ गए हैं। मार्च 2022 के बाद से पाकिस्तानियों की जो क़ुव्वत ख़रीद में जो है 58% की कमी हुई है, यानी कि मार्च 2022 के जो 50,000 रुपये थे वो आज घटकर सिर्फ 20,833 रुपये रह गए हैं। बेरोज़गारी और गुर्बत की शरह में खौफनाक इजाफा हुआ है। 5 साल पहले बेरोज़गारी की शरह जो थी वो 6.3% थी, वो बढ़कर जो है 29% हो गई है। आलमी बैंक के मुताबिक 45% का जो आबादी है उसका गुजारा $4 यौमिया से कम पर हो रहा है। 2022 से अब तक मजीद 1,28,00,000 अफराद जो हैं वो गुर्बत के मुँह में चले गए हैं। गरीब अफराद की कुल तादाद जो है वो 10,70,00,000 से बढ़ चुकी है और देही इलाकों में जो गुर्बत है वो 50% तक पहुँच गई है। किसानों की आमदनी जो है वो कम हुई है। फैक्ट्री मजदूर जो है वो बेरोज़गार है। हकीकी GDP ग्रोथ जो है गुज़श्ता 3 साल में औसतन सिर्फ 1.66% है, जो हकीकी शरह आबादी के बढ़ने से भी कम है। हुकूमत जो है बेशक IMF प्रोग्राम और कहते हैं ना मुबैना माशी इस्तेहकाम का जश्न मनाए, लेकिन अवाम और असल पाकिस्तान जो है वो गुर्बत और ज़बू हाली का शिकार है। ये है लुब्बे लुबाब मारूफ माहिर मईशत साकिब शिरानी साहब के मजमून का। पाकिस्तानी मईशत कहाँ खड़ी है, इसका मसला क्या है, ख़ुद उन्हीं से पूछते हैं। साकिब शिरानी साहब, बहुत शुक्रिया अपना कीमती वक्त देने का। पाकिस्तानियों की जो है क़ुव्वत ख़रीद कम हो गई, बेरोज़गारी बढ़ गई, ज़राअत और सनत के शोबे जो हैं सुकड़ गए, लेकिन हुकूमत के कहने की जी क्योंकि हम IMF प्रोग्राम में हैं तो हमारे हाथ पांव बंधे हुए हैं। योर कमेंट? देखिए, ये बात बिल्कुल दुरुस्त नहीं है। ये बात ऐसी हुकूमत कर सकती है जो जिसकी जड़ें जो है अवाम में ना हो और उसको अवाम की इतनी कोई आप कहें कि परवाह ना हो, डिस्कनेक्टेड हो। क्योंकि जो अवाम से उभरती है हुकूमत, वो कभी ऐसी बात नहीं करेगी। ये बहुत ही तशवीशनाक हालात हैं और सिर्फ एक नहीं है। ये सिर्फ ये नहीं है कि मिडिल क्लास पाकिस्तान में वो उसका सर पानी के नीचे है, मगर जैसे आपने कहा ज़राअत के शोबे में जहाँ 50-60% पाकिस्तान की अवाम रहती है, फार्मर इनकम्स तबाह हो गई हैं पिछले 2 साल से। फिर आप फैक्ट्रियाँ बंद हुई हैं, वहाँ बेरोज़गारी जो है वो इतनी, फैसलाबाद हो या कराची हो, इतनी उरूज पे है। और फिर जैसे आपने कहा कि हमारी जो क़ुव्वत ख़रीद है आम पाकिस्तानी की, मेरी और आपकी भी, वो 60% जो है वो 2 सालों में कम हुई है। तो ये इतनी खतरनाक है, ये कोई सकती है अपने आप को बरी जमा करके कि ये हम तो मजबूर हैं। जी, मजबूर अगर होते तो ये अपनी तनख्वाहें ना बढ़ाते, मजबूर होते तो ऑनरेरियम ना दे रहे होते, ये मिलिट्री और सिविल ब्यूरोक्रेसी को अपने अखराजात कम कर रहे होते और बेल्ट टाइटन कर रहे होते। अच्छा, फिर गलती हुई कहाँ पर है कि जितना भी मलबा डालते हैं कि जी IMF प्रोग्राम है इसलिए हमारे हाथ पांव बंधे हुए हैं, इनका ये हुकूमत का कहना है, और क्या रास्ता था इनके पास? रास्ता ये था आमिर भाई कि ये जो ताजरों के ऊपर हाथ नहीं डाल रहे हैं, ताजरों पे हाथ डालते, जो तबका टैक्स नहीं दे रहे हैं, जो इनके साथ मतलब आपके साथ खड़े हैं इनके सियासी तौर पे या शऊरी तौर पे, तो उनके ऊपर ये हाथ डाले, उनको उन्होंने रियायत दी है। रियल एस्टेट में इन्होंने सिर्फ आम अमूमी तौर पे रियायत नहीं दी है, एक ख़ास तबके को रियायत दी है पिछले साल से, जो इस साल लैप्स होनी थी मगर वो लैप्स नहीं हुई क्योंकि वो इंस्टीट्यूशनल बैकर है इनका। फिर आपने अखराजात अगर आप देखें तो पिछले साल के बजट में 32% नॉन इंटरेस्ट करंट एक्सपेंडिचर बढ़ा था। आप इमेजिन करें, पूरे पाकिस्तान के ऊपर हो रही है, ऑस्टेरिटी का आपने एक मलबा डाला हुआ है और अपने अखराजात 32% आपके बढ़ रहे हैं, तो मतलब ये तो बिल्कुल अनएक्सेप्टेबल है। बिल्कुल दुरुस्त कहा आपने। अच्छा, अब ये एक और सवाल किया जी, मतलब है कि IMF प्रोग्राम मतलब सभी कहते हैं कि जी कहते हैं ग्रोथ बढ़ाने के लिए नहीं होता है, बल्कि मतलब है कि ज़ाहिर है कि वो कहते हैं स्टेबिलिटी लाने के लिए होता है।
अच्छा, हुकूमत क्या मतलब, एक तो आपने बिल्कुल सही कहा कि किफ़ायत शारी होनी चाहिए थी, अपने एक्सपेंसेस कट करने चाहिए थे। ताजरों की जो आपने बात की, यानी कि दुकानदार हो गए, हमने देखा कि जी इन्होंने इस मरतबा ई कॉमर्स के ऊपर जो है उसको टैक्सेशन नेट के अंदर लेकर आए हैं और ये कह रहे हैं कि जी डिजिटल ट्रांजेक्शन्स को लेकर आए हैं, तो उसका क्या असर होगा? वो भी क्या बेनिफिट इन्हीं को ट्रेडर्स को जो है फ़ायदा पहुँचाया जा रहा है? नहीं, मेरा ख्याल है ये एक रेवेन्यू सोर्स के तौर पे इन्होंने ट्रीट किया इसको। देखिए, पाकिस्तान में जो भी थोड़ी सी मुर्गी मोटा होना शुरू होती है, जिससे जो है वो गोल्डन एग्स निकल सकते हैं, ये एफबीआर की और हुकूमत की, मतलब सिर्फ ये हुकूमत की नहीं, और मतलब ये पुरानी रीत है, आपने भी देखा, मैंने भी देखा कि उस मुर्गी को जो दे सकती है आगे जाके, उसको हम पहले दिन ही ज़बह कर देते हैं। तो ये उसी रीत का ये एक सिलसिला है। तो आपके ख्याल में कि इस सेक्टर को इन्होंने मतलब है कि क़ब्ल वक्त ये जो है इनसे अंडा छीन रहे हैं, मुर्गी को ज़िबा कर रहे हैं, क्या लग रहा है आपको ये कि अभी उसमें तो मतलब शुरुआत हुई थी ना, यहाँ तो अभी इस ट्रांजेक्शन्स की, ई कॉमर्स की, डिजिटल बैंकिंग की, आपने कोरियर के ऊपर वो लगा दिया, आपने लॉजिस्टिक्स पे 18% टैक्स लगा दिया। बिल्कुल, देखिए, एक तो शुरुआत थी, दूसरा ये है कि ये सेक्टर बहुत अहम है एक और वजह से। लॉन्ग टर्म अगर आपकी विजन हो और सोच हो कि पाकिस्तान की इकोनॉमी को डिजिटलाइज करके हमने उसको डॉक्यूमेंट करना है, तो फिर आप ये हरकतें ना करें। आपने देखे फ्रीलांसर्स के साथ भी खेलकूद किया पिछले 3-4 सालों से। कभी आप सेल्स टैक्स उन पर लगाते हैं, फिर कहते हैं हमारा ये ग्रोथ ड्राइवर है। कभी आप लैपटॉप्स के ऊपर टैक्स लगा देते हैं, इंपोर्ट ड्यूटीज बढ़ा देते हैं। तो मतलब ये एक बगैर, यानी कि कोई सोच ही नहीं है इस हुकूमत की। इन्होंने कम्प्लीटली अपनी सोच को जो है वो पर्दा डाला हुआ है उसके ऊपर, और सारा कुछ IMF के हवाले किया हुआ है। अच्छा, इसको जो आपने कहा कि सोच नहीं है, अब जो हमारे वज़ीर ख़जाना साहब हैं वो बार बार कहते हैं कि जी हमने मईशत का DNA बदलना है, हमें मईशत को एक नई सिम देनी है। तो इस बजट में आपको नज़र नहीं आई, कोई नई सिम नज़र नहीं आई, कोई स्ट्रक्चरल मतलब चेंजेस जिसको आप कहें कि जी जो आज कहते हैं किसी सेक्टर पर तवज्जो जो कि ग्रोथ का हमारे लिए इंजन बन सके, कोई ऐसी तरजीहात नज़र आई हैं आपको अगर तलाश करें? जी आमिर साहब, मैं थोड़ी सी सख्त बात करूंगा, वो ये है कि मईशत का DNA बदलने के लिए अपना DNA पहले बदलना होता है। जब तक ये लोग जो हमारे ऊपर राज कर रहे हैं, पाकिस्तान का जो एलीट तबका है, जब तक इनका DNA नहीं बदलेगा, मुल्क क्या और मईशत का DNA नहीं बदल सकता। अच्छा, ये तो आपने बड़ी प्रोफाउंड बात की कि हुक्मरान तबके का DNA बदलेगा। वो तो ज़ाहिर है कि ज़मी जुम्बत न जुम्बत गुल मोहम्मद वाला हमारे यहाँ तो हिसाब है ना, आप मुझसे बेहतर जानते हैं। तो क्या मतलब है कि दावे तो एक तरफ हो रहे हैं कि जी इनको एहसास है, बल्कि मैं यूँ इस सवाल को फ्रेम करूँ कि हम हर बार जब बजट आ रहा होता है, मतलब है कोई भी वज़ीर ख़जाना हो, तो कमोबेश इसी किस्म के मसाइल होते हैं और इसी किस्म की बातें होती हैं। हालाँकि हर गुज़रते साल के साथ मसले की शिद्दत में इजाफा हो रहा है। तो क्या वजह है कि हुक्मरान तबके को एहसास नहीं हो रहा है कि जी अपने एनलाइटन सेल्फ इंटरेस्ट में हम चीज़ों को ठीक करें, जैसे आप फरमा रहे किफ़ायत जारी करें, स्ट्रक्चरल चेंजेस लेकर आएँ, कोई होली काओ ना हो? जी, आपकी बात बिल्कुल दुरुस्त है। बड़ा रैशनल रिस्पॉन्स हो कि आप फिक्र करें कि हम पाए को ग्रो करें, लोग इसके अंदर आएँ, और हमारा भी जो है वो हमारी भी अपनी जो पर्सनल मईशत है वो बेहतर हो। मगर अनफॉर्चुनेटली, जैसे आपको मालूम है कि ये 2 किस्म के तबकात हैं पूरी दुनिया में जो राज कर मतलब मुसल्लत हैं या राज करते हैं। वो एक एलीट जो तबका है, या तो एक्सट्रैक्टिव होता है या उसकी सोच इंक्लूसिव होती है और वो सोचता है कि वो कैसे बढ़ाए। हमारा जो प्रॉब्लम है कि हमारा जो एलीट कैप्चर है पाकिस्तान में, वो उस एलीट का है जो ना सेल्फ इंटरेस्ट के बारे में सोच रहे, ना मुल्क के और मईशत के इंटरेस्ट के बारे में लॉन्ग टर्म सोच रहे। तो इस बात का खतरा है कि जी अनसस्टेनेबल होता जा रहा है हमारा माशी मॉडल है, और ज़ाहिर है कि खुदा ना खास्ता चीज़ें इम्प्लोड करती हैं। जैसे कि अब आप अगर इनको फ्रीलांसर्स पे आप कर रहे हैं, तो लोग ये कहते हैं कि जी वो बाहर अपना मतलब अकाउंट खोल लेंगे, पैसे वो खिदमात यहाँ पे बैठ के अंजाम देंगे, पैसे नहीं लाएंगे। कहते हैं ब्रेन ड्रेन हमारे मुल्क से हो रहा है, सरमाया बाहर जा रहा है। तो क्या इसका असर पड़ेगा? देखिए, बिल्कुल आपने बिल्कुल दुरुस्त फरमाया कि, और मैं तो सिर्फ ये कहूँगा कि क्योंकि जब आप एक एक्सीडेंट में होते हैं तो उस वक्त आपको अंदाजा नहीं होता है कि एक्सीडेंट हो रहा है, क्योंकि चीज़ें इतनी तेज़ी से हो रही होती हैं। मेरा तो ये आपसे मौक़िफ़ ये है कि ऑलरेडी इम्प्लोड हो रही है चीज़ें हमारे इर्द गिर्द जो है।
मतलब आप अगर ज़राअत को शोबा देखें तो वो इम्प्लोड हो चुका है। अगर आप पाकिस्तान के इंडस्ट्रियल बेस देखें तो वो इम्प्लोड हो चुका है। अगर पाकिस्तान की मिडिल क्लास को देखें तो वो इम्प्लोड हो चुकी है। तो मैं तो आपसे सिर्फ ये कहूँगा कि इम्प्लोजन तो हो रही है, मगर ये इम्प्लोजन जो है यहाँ रुकेगी नहीं। ये इम्प्लोजन जो है पॉलिटिकल सिस्टम को भी साथ लेके जाएगी किसी वक्त। तो मेरा ख्याल है उस पे जो हमारे मुक़्तदर लोग हैं उनको सोचना चाहिए कि ये सस्टेनेबल बिल्कुल नहीं है। हाँ, इट कैन वर्क एज ए कैटलिस्ट। आपने ज़राअत की बात की, मतलब है कि हमारी मेजर क्रॉप्स का साइज़ कम हुआ, 13.5% कॉन्ट्रैक्शन कोई मामूली बात नहीं होती है। एक ज़रूरी मुल्क है, जैसा आपने फरमाया कि बहुत सारे लोग इससे रोज़गार उनका वाबस्ता है। क्या गलती कहाँ हुई इस हुकूमत से? क्या इन्होंने जो सपोर्ट प्राइस विड्रॉ की उसका असर आया है क्या, या इट्स अ कम्बिनेशन ऑफ डिफरेंट फैक्टर्स कि जिसकी वजह से ये सब कुछ हुआ, अगर हम ज़राअत की बात करें खाली? जी जी बिल्कुल। देखिए इसमें जो जाहिर बात है गलती ये हुई कि अगर आपकी एडहॉक पॉलिसीज हो कि एक तरफ आप जैसे 2 साल पहले किया इन्होंने कि भाई वो हमारे पास तो बहुत ज़्यादा गंदम हो गई है तो इसको एक्सपोर्ट करते हैं, वही चीज़ जो 10 साल से मैं और आप देख रहे हैं चीनी के साथ हम करते रहे हैं। तो जब ये कुछ चंद अफराद के मुफाद हो कि आप एक्सपोर्ट करें और फिर महंगे दामों से वापस इंपोर्ट करें, तो फिर ज़राअत ऑब्वियसली उसका यही हाल होगा। फिर आपने सपोर्ट पॉलिसी जो है, IMF ने आपको जब तजवीज़ किया कि आपने सब्सिडीज कम करनी है और आपने इनके ऊपर टैक्स लगाना है ज़राअत के शोबे के ऊपर, और आपने सपोर्ट प्राइसेस हटानी है, तो आपने कोई पुशबैक ही नहीं किया, फौरन मान गए। तो उस साल जब ये इंटरनेशनल प्राइसेस और डोमेस्टिक प्राइसेस गंदम की खास तौर पे कोलैप्स कर गई थी, उस साल आपने फार्मर्स की जो एक सेफ्टी नेट था वो हटा दिया आपने। तो इसका मतलब है कि आपके पास कोई सोच नहीं है, कोई फिक्र नहीं है। सोच से ज्यादा मेरे ख्याल है फिक्र की बात है कि आपने अपने लोगों का ज़राअत जो इतना बड़ा शोबा है, और आपको मालूम है कि वर्ल्ड बैंक की फिगर जो आया लेटेस्ट मार्च की बात है अभी, बड़ा ये ज़राअत के शोबे में जो लोग मुंसलक है, हमारे जो देहातों में रहते हैं, देही इलाका जो है उसमें 50% गुर्बत का शरह है। बिल्कुल। अच्छा, ये तो हुआ ज़राअत की बात हुई। बिल्कुल आपने आलमी बैंक का जो कोट किया कि 50% गुर्बत कोई मामूली बात नहीं होती। कहते हैं करोड़ से ज़्यादा लोग जो हैं शामिल हो चुके हैं, ख़तरे गुर्बत से नीचे आ चुके हैं। हम अगर लें लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग, वो भी बड़ा सुकड़ी है। उसमें कहाँ पे मतलब है वही कि पॉलिसीज़ में कंसिस्टेंट नहीं है हमारे यहाँ पॉलिसीज़, हमारे यहाँ मतलब कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस बहुत ज़्यादा बढ़ गया है, डॉगिज़म है, क्या कहेंगे? इसमें जो है ना 3 फैक्टर्स हैं आमिर साहब। एक तो ये है कि जाहिर बात है जब आपने इकोनॉमी में डिमांड को ख़त्म करने की कोशिश की स्टेबलाइजेशन के लिए, तो परचेजिंग पावर भी लोगों को इफेक्ट हुई। इंटरेस्ट रेट्स आपने इतने बढ़ा दिए तो जाहिर बात है वो जो बिजनेसेस हैं वो तो बोरिंग पे चलते हैं, तो उनका उधर भी जो है पैसा फंस गया। फिर डिमांड ख़त्म हो गई इकोनॉमी में। फिर आपने बिजली के निर्ख बढ़ा दिए इतने, तो उनकी और टैक्सों का बोझ डाल दिया उनके ऊपर, नए नए टैक्स डाल दिए। और उन्हीं उस लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग में जो 70 या 120 कंपनियां आती हैं, उन्हीं कंपनीज के ऊपर आपने बोझ डाला। बाकी पूरा पाकिस्तान जो है वो माशाल्लाह से मादर पितर रजा चल रहा है। भाई वही तनख्वाहदार तबका है और हमारा कॉर्पोरेट सेक्टर है जिसपे पूरा बोझ है। बिल्कुल दुरुस्त कहा आपने। बिल्कुल फॉर्मल सेक्टर के ऊपर है। इसके जो है अगर आप देखें इनफॉर्मल सेक्टर में जो अनडॉक्यूमेंटेड इकोनॉमी है पाकिस्तान में, उसको तकवीत मिल रही है और फॉर्मल सेक्टर सुनगढ़ रहे। तो ये जो अब हुकूमत जो टैक्सेशन मेजर्स में कह रही है कि जी जो लोग रजिस्टर्ड नहीं होंगे वो गाड़ी नहीं खरीद सकेंगे, उनके लिए ज़िंदगी जीरन हो जाएगी, तो आई डू यू थिंक इट इज़ अ स्टेप इन द राइट डायरेक्शन? नहीं, ये देखिए हम कोई 15 साल से 20 साल से ये आजमा रहे हैं। हमने लीगल तरीके से एक कैटेगरी बना दी नॉन फाइलर्स की, उनको फिर हम 15-20-25 सालों के साथ उनको साथ लेके चल रहे हैं। रेट से कोई फर्क नहीं पड़ता है। ये ठीक है, ये जाहिर बात है थोड़ा सा उनके ऊपर उनका जो न्यूज़ है वो टाइटन होगा उनके ऊपर, ज़मीन अपने तन की थोड़ी सी, मगर ये तरीका नहीं है। तरीका ये है कि आप FPR में जो अनासिर बैठे हैं, जो मिले हुए हैं हमारे अनडॉक्यूमेंटेड सेक्टर्स के साथ, टैक्स नहीं होने देते उनको, उनकी इन्फोर्समेंट नहीं कर रहे हैं, उनको आप पकड़ें। जो उनके पीछे जो पॉलिटिशियंस हैं जो सारे सिस्टम को यूं ही चला रहे हैं, वो पॉलिटिकल इकोनॉमी फैक्टर्स आप निकाले रास्ते में से, और FPR को आप डिजिटलाइज करें और उसको टेक्नोलॉजी ड्रिवन और डेटा ड्रिवन बनाएं, दुरुस्त, तो फिर ही बात जो है वो दुरुस्त होगी। अच्छा, पहली मरतबा मेरे ख्याल में तारीख में, मुझे करेक्ट कीजिएगा इफ आई एम रॉन्ग,
कि सूबों का जो तरक्याती बजट है कम से कम पंजाब का वफाक के बजट से बड़ा है, ठीक है ना, सिंध का भी कमोबेश वहीं पे मैच करता नजर आ रहा है, कुछ इस पे कमेंट करेंगे? ये एक्चुअली ये ट्रेंड शुरू हो गया था 1-2 सालों से जी, स्पेशली जब, क्योंकि आपको पता है जो भी वफाक अनाउंस करे वो अलग बात होती है, साल के एंड में जो है उससे 30% 40% कम ही होता है जो एक्चुअल खर्च होता है। तो ये ट्रेंड तो एस्टैब्लिश्ड है। दूसरी तरफ जो सूबे हैं, खासतौर पे पंजाब है और कुछ हद तक सिंध भी है, वो उनके सिर्फ आप तरक्याती, इसको तो हम एक इस्तिलाह दे रहे हैं तरक्याती, इसके अंदर बहुत सारी जो है वो पॉलिटिकल ब्राइब्स, पॉलिटिकल पेट्रोनेज, पोक बैरल प्रोजेक्ट्स जिसको हम कहते हैं, वो ढके छुपे हुए। तो ये अखराजात जो हैं ये मतलब बिल्कुल ही बेजा है और बिल्कुल इनका कोई गैर मुनासिब नहीं है। तो आपके ख्याल में जो हमारे सूबे हैं वो बहुत ही लैक्स तरीके से खर्चा कर रहे हैं? मतलब ये तनकीद तो बनती है कि वफाक आपका तंगदस्त है, सूबे जो हैं दे फ्लश्ड विद मनी, गैर ज़रूरी किस्म के स्कीम्स आ रही हैं, हम देख रहे हैं कि पैसा कहीं पे मतलब कोई चीज़ बांटी जा रही है, कहीं पे इश्तहारात चल रहे हैं, कहीं पे लुटाया जा रहा है। जी नहीं बिल्कुल, खास तौर पे एक सूबा जो मरकज़ है सारे तवज्जो का, क्योंकि उसमें एक सियासी तौर पे एक पार्टी को जो है वो उखाड़ना है और दूसरी पार्टी को जमाना है, तो उसमें तो यही चल रहा है। उसमें जो अखराजात हो रहे हैं वो तो बिल्कुल ही प्रोफिगेट स्पेंडिंग है, नॉन एसेंशियल स्पेंडिंग है, पॉलिटिकल ओरिएंटेड स्पेंडिंग है। और मेरा ख्याल है IMF ने ये वाज़े करता है कि IMF कितना सियासी एक अदारा है कि उसकी नज़र के नीचे ये सारा कुछ हो रहा है। कम से कम मैंने जो तखमीना लगाया 12 अरब रुपए का एक्सपेंडिचर हो रहा है पंजाब में, जो मतलब जिसमें से आप कटौती कर सकते, कम से कम 50%, 30%, 40% कटौती कर सकते हैं। वो करने के बजाय वो सारा बोझ जो है वो सैलरीड क्लास के ऊपर डाल रहा है IMF, वो सारा हमारे इंडस्ट्रियल बेस के ऊपर और हमारे ज़री शोबे इसका बड़ा एडवर्स जो है इफेक्ट हो रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया साकिब शिरानी साहब, आपने अपना कीमती वक्त दिया। नाज़रीन, साकिब शिरानी साहब की गुफ्तगू सुनी। कहते हैं ना कि हर कहानी पेज दर पेज, हर कहानी में हम बढ़ते हैं अपने अगले मेहमान की जानिब। हमारे साथ मौजूद हैं कौमी असम्बली में कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ मोहतरम उमर अयूब साहब। उमर साहब, बहुत शुक्रिया अपना कीमती वक्त देने का। आप बजट पे तनकीद कर रहे हैं, बल्कि पूरी कौम तनकीद कर रही है, लेकिन क्या वजह है कि आपकी पार्टी जो है वो डेस्क बजाने से आगे नहीं बढ़ पा रही? जनाब बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें जी, जहां तक तनकीद की बात है तो हम लोग डेस्क ही बजाएंगे और हम लोग तनकीद करेंगे, और हमारे पास ऑपोजिशन के पास क्या वो है, लाइमल क्या है, हम लोग सवाल पूछेंगे। हमारे सवाल जो है स्पीकर वो तो आजकल मैं सवालदार का काम कर रहा है, वो मेरे क्वेश्चन होने नहीं देता, जो बात करते हैं उसको हज़फ कर देते हैं। तो हम लोग कोई रॉकेट लॉन्चर M72A2 या आपका RPG-7 रॉकेट लॉन्चर लेके तो मैदान नहीं फिर सकता ना, कोई सवाल का जवाब ना दे तो ढा मार दें, नहीं वो तो हो नहीं सकता। तो हम लोग सवाल पूछते रहेंगे, आप प्रेस के साथियों के जरिए पूछेंगे, और इनके पास जवाब नहीं है। ये बजट जो है ये अवाम दुश्मन बजट है, और ये ऐसे मैं मफरूजे के तौर पे नहीं कह रहा। आप देख लें इसमें कहाँ पे है, आपकी कुव्वत खरीद नीचे चली गई है। जो 2022 में वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब पे जो शख्स वहां पे 1 लाख तनख्वाह जिसकी होती थी, उसकी आज तकरीबन 45 से 50 हज़ार उसकी कुव्वत खरीद रह गई है। हर चीज के ऊपर मैंने आपको फैक्ट्स एंड फिगर्स दिए हुए। वहां पे कहीं पे अफराद ज़र जो है अशिया खुर्दनोश की 115% बढ़ी है, कहीं पे 97%, 70%, 85%। कुव्वत खरीद नहीं रही, लोग यहाँ से मुल्क से बाहर जा रहे हैं। तो तकरीबन 48 अरब डॉलर जो लोग यहाँ से मुल्क से बाहर गए हैं, तो वो एजेंट्स को देते नहीं, और वो एजेंट्स मुल्क के बाहर होते हैं, उनको चले गए। और यहाँ पे पाकिस्तान रो रहा है, IMF को तक रहा है कि जी हमें 7.5 अरब डॉलर मिलने चाहिए, और मुल्क से इन्होंने लोगों के जरिए जो बाहर जा रहे हैं उनके जरिए तकरीबन 48 अरब डॉलर बाहर चला गया। स्मॉल एंड मीडियम साइज इंडस्ट्री बंद है, बड़ी आपका जो इंडस्ट्री है वो बंद है। बिजली बिक नहीं रही है, बिजली सरप्लस आपके पास पड़ी हुई है, उसकी कैपेसिटी पेमेंट्स आप दे रहे हैं। जो बिजली लोग कंज्यूम करते थे, बड़ी सनतें, वो बिजली आपके पास नहीं कंज्यूम हो रही है। अच्छा उमर साहब, ये मुझे बताइएगा कि हम देख रहे हैं कि पार्लियामेंटेरियंस की जो है तनख्वाहों में इजाफा हो गया, स्पीकर कौमी असम्बली के, डिप्टी स्पीकर, सेनेट के चेयरमैन, उनके डेप्यूटी, सबकी तनख्वाहों में इजाफा हुआ है, लेकिन आम आदमी बेचारा वहीं पे फंसा हुआ है। बहुत नॉमिनल कुछ लोगों की तनख्वाहों में इजाफा हो गया, सरकारी मुलाजमीन की। क्या आपकी जमात के जो पार्लियामेंटेरियंस हैं सेनेट में, कौमी असम्बली में, वो इस इजाफे को वापस करेंगे, अपना एहतजाज रिकॉर्ड कराएंगे? हम लोग बिल्कुल, जिस वक्त हुआ था तभी मैंने एहतजाज किया था। स्पीकर ने अपनी तनख्वाह और चेयरमैन सेनेट की तनख्वाह 600% यानी कि 6 गुना बढ़ाई है। आज भी मैंने फाइनेंस कमेटी में भी जो मीटिंग हो रही थी वहां पे भी मैंने पूछा
कि आपका सदर हाउस और प्राइम मिनिस्टर हाउस के जो अखराजात बढ़ रहे हैं तकरीबन 10% और 16%, वो आप बढ़ा रहे हैं, तो मुलाजमीन की तनख्वाह में आपने क्यों खातिर खा इजाफा नहीं किया? अच्छा, हुकूमत पे तनकीद अपनी जगह, लेकिन आप पे भी तनकीद कम से कम बनती है कि भाई सबसे बड़ी जमात है लेकिन हिज़्ब इख्तिलाफ को आप लोग इकट्ठे नहीं कर पाए, क्या वजह है? हमारे ऊपर तो मल्टीपल केसेस लगे हुए हैं, कत्ल केसेस, आपके टेररिज्म के केसेस। ऑपोजिशन को तो इन्होंने मतलब हर जगह दबाया हुआ है। हमारे महबूब लीडर कायद वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब को, बुशरा बीबी साहिबा को, शाह महमूद कुरैशी साहब को, सारों को जेल में रखा हुआ है। यास्मीन राशिद साहिबा को, उमर चीमा साहब को, एजाज चौधरी साहब को, मियां महमूद रशीद साहब को, हसन न्याजी को, सारों को, और बहुत सारे हमारे मुतअद्दिद लोग हैं, रेफरेंसेस किए हुए हैं। हम लोग तो जितना हो सकता है, और मजीद हमारे जब लोग पुरअमन एहतजाज के लिए यहाँ पे आते हैं तो स्नाइपर फायर से गोली मारी जाती है, हमें तो ये कत्ल कर रहे हैं, और कल मैं अपनी स्पीच में भी बताऊंगा। तो लिहाजा जहां तक जो फोरम होता है वहां पे आपने आज भी देखा सबसे ज्यादा सवाल कौन कर रहा था? ऑपोजिशन कर रही थी ना, आपने खुद देखा है, रिकॉर्ड उतार के देख लें, हमारे मेंबरान ही कर रहे थे, मैं खुद कर रहा था एज ऑपोजिशन लीडर। तो ये हम लोग तो हर जगह पे इनको अकाउंटेबल ठहराएंगे। अच्छा, अगर पीटीआई हुकूमत में होती है आज, तो क्या IMF का बनाया हुआ जो बजट है उसको मुस्तरद करने की ताकत रखती थी, या फिर वही होता जो हो रहा है? और कहते हैं ना कि आपका मौक़िफ़ ऑपोजिशन में कुछ और हुकूमत में कुछ और। यही मसला है जनाब कि आपका पाकिस्तान वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब के टाइम पे वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस से पहले और 6% की ग्रोथ रेट से बढ़ रहा था। हम लोग उसी से निकल जाते, हमारी रिफॉर्म्स प्रोसेस जा रहे हैं। जो हम लोग सवाल पूछते हैं कि जी आपने क्या दिखाया, आखिरी सवाल मेरा क्या था कि फैक्चुअल आप वो ठीक करें। औरंगजेब साहब फाइनेंस मिनिस्टर ने क्या कहा कि जी हमारी हुकूमत, मैं तो 1 साल हुआ, मैंने कहा नहीं, अपनी दुरुस्ती करें। शहबाज शरीफ की हुकूमत पहली रिजीम PDM की आई थी अप्रैल 2022 में, 23 गुजर गई, 24 गुजर गई, 25 अभी जा रही है। ये 3.5 साल तो इनके गुजरे हैं, इन्होंने क्या खाया क्या पिया? 0/0, अवाम इनसे तंग है। अच्छा, इमरान खान साहब के लिए बजट में सबसे ज्यादा तकलीफदेह चीज क्या थी? महंगाई सबसे ज्यादा चीज, जो लोगों की कुव्वत खरीद खत्म हुई है, और महंगाई। अच्छा, बजट को नाकाम बनवाने के लिए आपकी क्या हिकमत अमली होगी, क्या कर सकेंगे आप? बजट को प्रोटेस्ट किया, सारा कुछ है, हमारे पास स्ट्रेंथ नहीं है। हम लोग हर जगह में, फाइनेंस कमेटी में, फ्लोर ऑफ द हाउस में हम लोग बातचीत करेंगे, तनकीद करेंगे, पर जिस वक्त वोटिंग आएगी तो जिस तरह 26वीं आईनी तरमीम के जरिए हमारे लोगों को उन्होंने दबा दिया था, हमारे पास स्ट्रेंथ नहीं है। जो वाजिब बात है, फॉर्म 47 के जरिए हमारी 180 सीटों को इन्होंने पहले 92 पे लाए, और फिर लूटक्रसी के जरिए और धौंसदानी के जरिए हमारे बाकी लोगों को भी तोड़ा है। तो हमारी जितनी स्ट्रेंथ होगी उस पर हम लोग ऑपोजिशन साथी मजबूत खड़े हैं। अच्छा, जाते जाते ये बताइए कि जो आज कमेटी का इजलास हो रहा था उसमें आपको जो है FBR के चेयरमैन से और मतलब वजीर साहब से कहते हैं ना सवाल करने से क्यों रोक दिया? शुरू में नवीद कमर साहब ने रोका था, पर जिस वक्त मैंने शदीद एहतजाज किया फिर वो मैंने सवाल किए और अभी तक उनके जवाब नहीं आए हैं। मैंने पूछा था कि मुझे SIFC के बारे में बताएं, मुझे दिफाई अखराजात के बारे में बताएं, और भी सवाल है। मैंने कहा ये सारी की सारी चीजें आप जरा नोट करें। और उसके बाद फिर इकोनॉमी के बारे में वजीर खजाना ने कहा था कि जी एफिशिएंसी और कंपेटिटिवनेस होनी चाहिए। मैंने कहा थोड़ी बहुत अलिफ बे फाइनेंस की हमें भी आती है, जरा बताएं इसका ये पैमाना क्या होगा जिसके जरिए आप एफिशिएंसी और कंपेटिटिवनेस के बारे में बात कर रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया उमर अयूब साहब, आपने अपना कीमती वक्त दिया। नाज़रीन, यहाँ पे एक मुख्तसर वक्फा लेते हैं, हमारे साथ रहिएगा। तो जनाब, ये हकीकत है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की मदद के बगैर जो है हुकूमत बजट मंजूर नहीं करवा सकती। ये भी हकीकत है कि जी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी अक्सर नून लीग के माशी पॉलिसीज़ पे तनकीद करती नजर आती है। और फिर ये भी हकीकत है कि थोड़े बहुत इतराज़ात के बाद बिलाखिर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो है नून लीग की पॉलिसियों को कहते हैं उसकी हिमायत कर बैठती है, उसकी मान लेती है उनकी बात। तो क्या नया बजट भी इसी तरह मंजूर होगा? हम पूछते हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा मोहतरम हसन मुर्तज़ा साहब से। हसन साहब, बहुत शुक्रिया अपना कीमती वक्त देने का, आप सफ़र में भी और हमारे साथ भी हैं। तो बड़ा बुनियादी सवाल है कि क्या आपकी जमात जो है इस अवाम दोस्त बजट को, जिसमें ज़राअत का और सनत का और अवाम का बड़ा ख्याल रखा गया, उसको मंजूर करवाने में अपना तारीखी किरदार अदा करेगी? बहुत शुक्रिया जी, बड़ा मज़ाक़ा खेज सा सवाल है कि ये अवाम दोस्त, मैं तो समझता हूँ ये किसान कुछ बजट है, अवाम कुछ बजट है। इस बजट में किसान के लिए कुछ नहीं है, इंडस्ट्री के लिए कुछ नहीं है। जो ज़राअत बची है इनके 3-4 साल पॉलिसीज के नतीजे में, ये उसको खत्म करने के लिए काफी है। यहाँ तो अगर किसान को थोड़ा सा सांस आया था कि वो सोलर पैनल्स लगा के अपनी एनर्जी क्राइसिस से निकल सके, उस महंगाई से निकल सके, या उनको मीट कर सके उनके चैलेंजेस को,
तो उन्होंने उस पर भी टैक्स लगा दिया है। अब तो हमारे लिए जो है वो अल्लाह ताला की नेमतों पे भी टैक्स है। अब तो हमें सूरज की रोशनी पे भी टैक्स होगा, ऑक्सीजन पे भी टैक्स होगा। अब तो भरमार है टैक्सेस की। कमाल पॉलिसीज है कि टैक्स नेट में इजाफा नहीं करते, टैक्सेस में इजाफा करते हैं। हर साल की बुनियाद पे यही कुछ होता चला आ रहा है। और एक रिवायती सा बजट है, बाबू तैयार करता है, जिसका कोई लेना देना नहीं इस मुल्क के साथ, इस मुल्क की इकोनॉमी के साथ। सारे बाबू जो है ड्यूअल नेशनल है, रहते वो कमाते वो पाकिस्तान से है, खाते वो कनाडा जाके हैं। अच्छा हसन साहब, आपने बिल्कुल अवामी जज्बात की तर्जुमानी की है, ये जो आपका फास्ट बॉलिंग जिस तरह से आपने शुरू की है माशाल्लाह। लेकिन क्या वजह है कि पीपल्स पार्टी के और भी जो रहनुमाएं तनकीद करते हैं, और अब से नहीं और भी पॉलिसीज़ पे की, लेकिन जब बजट मंजूर करने की बात आती है, इस तरह की पॉलिसीज़ के मंजूर करने की बात आती है, आप लोग अपने तमाम तर तफावज़ात के बावजूद जो है हुकूमत के साथ खड़े हो जाते हैं। ये क्या डायकोटमी है, तजाद जो है ये? देखिए, ये बिल्कुल आपका बड़ा वैलिड क्वेश्चन है और बड़ा रेलिवेंट क्वेश्चन है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जब मुल्की हालात को देखती है और चलती है और मुल्क के अंदर एक बहुत बड़े, तो हम इसीलिए कहते हैं कि इस दफा हमारे लिए मुश्किलात में इजाफा हुआ है। ये मुश्किलात हमें इसको पास करवाने के लिए, इसके साथ खड़ा होने के लिए हमारे लिए मुश्किलात पैदा हुई है। और हुकूमत जो है वो हर ये वादे करती है कि हम इन चीजों को बेहतर करेंगे, जो कि नहीं की जाती। वादे किए जाते हैं जो ठीक नहीं की जाती। अच्छा, बिल्कुल आज आप तक हमारे उन तहरीरी मौक़ों पे भी अमल दरामद नहीं हो पाया जो इस इत्तेहाद के बनने पे थे। तो इसलिए हमारे लिए ये मुश्किल है और मुझे लग रहा है कि इस दफा हमारे लिए बहुत मुश्किल फैसला होगा इस बजट करने के लिए खड़ा हुआ है। आपने बिल्कुल दुरुस्त कहा कि बजट जो है महंगाई का तूफान लेकर आएगा। पेट्रोलियम लेवी, कार्बन लेवी, फिर उसके बाद ई कॉमर्स पे उन्होंने जो है वो लगा दिए टैक्स 18%। अस्पताल के बिस्तर से लेकर इंसुलिन की जो सिरिंज है उस तक पे टैक्स में इजाफा हुआ है। तो वाकई आप लोगों के लिए मुश्किल होगा। लेकिन हम साथ साथ ये देखते हैं कि जाहिर है कि पीपल्स पार्टी कहती है कि इस निज़ाम को भी चलाना है। इस निज़ाम को चलाना इतना ज़रूरी क्यों है कि जब आपको पता है कि जी अवाम कुछ जो है फैसले हो रहे हैं और जिससे आपकी अपनी जमात को नुकसान पहुंच रहा है। पंजाब में अगर पीपल्स पार्टी को आगे बढ़ना है तो आप अगर इस तरह के पॉलिसीज़ को सपोर्ट करेंगे तो कैसे जगह बनाएंगे अपनी? देखिए, ये तो मैंने पहले आपसे गुजारिश कर दी है कि इन पॉलिसीज के साथ हम नहीं खड़े हो सकते और हमारे लिए मुश्किल है इस दफा खड़ा होना। ये तो मैंने आपको पहले अर्ज कर दी है। गुजारिश ये है कि जो आप ये सवाल करते हैं कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी अपना नुकसान करती है, हम कहते हैं कि अगर ये सिस्टम वाइंड अप हो गया तो इसके अलावा हल क्या है? हल भी तो पीपल्स पार्टी के पास या दूसरी जमातों के पास ऐसा कोई नहीं है ना कि अगर हम कोई भी ऐसी सिंगल लार्जेस्ट पार्टी नहीं है जो गवर्नमेंट बना सके। हमने तो पीटीआई को भी कहा था जब ये गवर्नमेंट फॉर्म हुई कि आप हुकूमत बनाओ। ये बहस की बात नहीं है, लेकिन अगर सिस्टम डिलीवर नहीं कर रहा तो भाई फिर आप कहते हैं नुमाइंदा हुकूमत एक आनी चाहिए, एक नए इंतखाबात की तरफ जाएं। अगर आप लोग उनके साथ नहीं खड़े होंगे फिर तो कोई और ऑप्शन नहीं होगा कि नए इंतखाबात ना हो जिसमें पीपल्स पार्टी को फायदा ही होगा मेरे ख्याल में। यकीनन नए इंतखाबात की तरफ जाने से फायदा होता है, लेकिन नए इंतखाबात की तरफ जाने के लिए जो लवाजमात दरकार है, जिनके लिए जो पैसा दरकार है, जो सारी चीजें हैं, वो इस वक्त जो मुल्की मईशत का हाल है, क्या उसमें हम वो सारा कुछ कर पाएंगे? और फिर ऐसा कोई हल। अच्छा, मुझे बताइए क्या वजह आप लोग ये तनकीद नहीं करते हुकूमत पे कि जी उसका नतीजा निकले? हाँ, नहीं, बड़ा वैलिड पॉइंट है आपका। मेरा अर्ज ये करना है कि आप लोग ये हुकूमत से सवाल नहीं करते कि भाई किफ़ायत शारी आपके एजेंडे पे नहीं है, अखराजात में कमी आपके एजेंडे पे नहीं है, सदारती महल हो, वज़ीर-ए-आज़म हाउस हो, सबके इन्होंने जो है अखराजात बढ़ा दिए। खुद वज़ीर दिफा जो है वो ये कह रहे हैं कि जी क्या उन्होंने माली फहाशी का लफ्ज़ इस्तेमाल किया, जो स्पीकर, डिप्टी स्पीकर, चेयरमैन, सेनेट चेयरमैन की डिप्टी उसकी जो तनख्वाहों में इजाफा हुआ है। तो कम अज़ कम मतलब है फिर कम अज़ कम सिम्बॉलिक तरीके से हुकूमत अपनी शाखर्चियाँ तो कम करे। इस पर तो आप लोग स्टैंड ले सकते हैं गालिबन। जी मैं आपको अब बार बार अगर एक चीज रिपीट करता रहूं कि इन पॉलिसीज के साथ खड़ा होना हमारे लिए मुश्किल है और शायद ये बजट पास
ना करवाया जा सके। गुजारिश ये है कि हम हमेशा ये कहते हैं कि अपनी शाह खर्चियां और फजूल खर्चियां बंद करें। अपनी जाती तशहीर के लिए आपको नहीं चाहिए कि आप इतने अरबों रुपए के इश्तिहारात देते रहें और आप अपनी जाती तशहीर के लिए, आप ठीक है अगर आप कहीं टॉयलेट बनाते हैं, वॉशरूम बनाते हैं, कोई सफाई के लिए, कोई गार्बेज के लिए कोई कंटेनर रखते हैं, तो उस पे आपकी तस्वीर होना जरूरी नहीं है। आप ये टैक्स पेयर का पैसा है, आप किसी का जाती पैसा नहीं है कि आप अपनी जाती फोटो लगवा लें। बड़ा आपने अहम नुकता उठाया कि जी तशहीर के लिए जो कुछ हो रहा है, हम देख रहे थे, आज मैं खबरें सुन रहा था कि कोई अगर पंजाब में 8-10 प्रोजेक्ट्स हैं तो 8 जो हैं वो नवाज शरीफ साहब के नाम पर हैं, 4 जो हैं वो मरीम नवाज साहिबा के नाम पर हैं। ये क्या एक नया ट्रेंड चला है कि जी खुद ही आपने तख्ती काटनी और अपने ही नाम पे जो है उस प्रोजेक्ट को लगाना है, क्योंकि पैसा तो ज़ाहिर अवाम के टैक्सेस का है, इनका तो नहीं है। जी देखें, अवाम अगर तो वो कोई अवामी फलाह का प्रोजेक्ट हो ना, कोई उससे हमारी एक्सपोर्ट्स बढ़ रही हो, कोई उससे इंपोर्ट्स कम हो रही हो, कोई उससे हमारी ज़राअत को फायदा पहुंच रहा हो, कोई उससे हमारे माफिया कंट्रोल हो रहे हो, फिर तो ठीक है। अब हो क्या रहा है कि सफाई हो रही है और कंटेनर के ऊपर अपना नाम, अपना फोटो लगाया। चले आम नुकता उठाया, मुझे कहा जा रहा है कि वाइंड अप करूं मैं इस सेगमेंट। बहुत बहुत शुक्रिया मुर्तज़ा साहब, आपने अपना कीमती वक्त दिया। नाज़रीन रहिएगा, हम एक लेते हैं मुख्तसर वक्फा। तो जनाब, सिर्फ आम आदमी नहीं, सिर्फ हिज़्ब इख्तिलाफ नहीं, बल्कि हुकूमत की जो इत्तेहादी हैं वो इस बजट पे नाला हैं। जो माहिरीन उनका कहने है कि जी ये बजट जो है अगर मंजूर हो जाएगा, जिसके बहुत ज़्यादा कवी इम्कानात हैं, तो ये हमारे माशरे में और हमारे मुल्क में तकसीम बढ़ाएगा। वो तकसीम जो होगी, कहते हैं ना, गरीब और अमीर के दरमियान होगी, हुक्मरान और अवाम के दरमियान होगी। तो हमारी जो एक कहते हैं कि जिस तरह से कोहिजन है हमारी रियासत का, उसको मुतासर करता हुआ ये बजट नज़र आ रहा है। लेकिन जैसे मैंने फिर कहा कि कभी इम्कान यही है कि ये बजट जो है थोड़ी बहुत रद्दोबदल के बाद मंजूर हो जाएगा। इसके साथ ही आमिर ज़िया को इजाज़त, खुदा हाफिज़।